साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का मन कोचिंग क्लासेस जौनपुर की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण के तहत हम लोगों ने सबसे पहले वायुमंडल पढ़ा, उसके बाद वायुदाब पढ़ा, उसके बाद पवनों का अध्ययन किया। कल हम लोगों ने यानी कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्थानीय पवनों का अध्ययन किया। मित्रों एक बार फिर आप सबसे ये निवेदन करेंगे, इस लॉकडाउन की विपत्ति बड़ी घड़ी में जब आप लोग अपने घर पर हैं, मैं भी अपने घर पर हूँ, अपने घर पर यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों की तैयारी के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो मित्रों अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएँ, अर्थात वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे। मैं निरंतर प्रतिदिन आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं और करता रहूंगा। मैंने वचन दिया है कि मैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट हो, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है जहां से बहुत बढ़िया प्रश्न आते हैं शिक्षक भर्ती के लिए, और आपका ये इन्वायरमेंट है, सभी सब्जेक्टों की जिम्मेदारी लेता हूँ, यहाँ तक करंट अफेयर्स का भी। तो हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, इस लॉकडाउन में अपने आप को बचाएं और पढ़ाई को जारी रखें। तो आइए मित्रों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवात। देखिए सबसे पहले चक्रवात किसे कहते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है चक्र। चक्र का मतलब होता है चक्रीय, और वात का मतलब होता है मित्रों वायु। वात का मतलब होता है वायु। अब आप समझ सकते हैं कि ये चक्रवात का मतलब चक्रीय वायु। जब वायु एक चक्कर के रूप में घूम रही हो, वायु जब चक्कर के रूप में घूम रही हो तो किसका निर्माण कहा जाता है, ये चक्रवात कहा जाता है। तो इसी प्रकार से जो प्रति चक्रवात है, चक्रवात का सीधा उल्टा होता है। जब चक्कर के रूप में यहाँ पर कोई वायु ना घूमे, उसका फैलाव अधिक रूप में हो जाए, उसको क्या कहते हैं, एंटी साइक्लोन। इसको अंग्रेजी में साइक्लोन कहते हैं मित्रों, साइक्लोन। इसको कहते हैं एंटी साइक्लोन। इसको कहते हैं एंटी साइक्लोन। आइए एक एक के बारे में विधिवत हम लोग जिस तरीके से अध्ययन अब तक करते आ रहे हैं उसी तरीके से आज भी हम लोग जो है यहाँ पर एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे ताकि सभी बातें पूरी तरीके से क्लियर हो सकें। तो देखिए मित्रों चक्रवात जो है इसको समझने के लिए सबसे पहले एक लोग ग्लोब बनाते हैं। ये है ग्लोब, बीच में से जो है 0 डिग्री जिसको हम कहते हैं इक्वेटर, ये इक्वेटर है जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा है जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, इस 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध है, आप लोग जानते हैं, और दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पर मित्रों सूर्य का प्रकाश जो हम लोग बार बार पढ़े हैं कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर लंबवत पड़ता है, बाकी जगह तिरछा पड़ता है। जब यहाँ पर लंबवत पड़ता है इसका मतलब है कि यहाँ की वायु जो है गर्म होकर के ऊपर की तरफ उड़ती है, गर्म होकर के ऊपर की तरफ उड़ती है, तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। ठीक इसी प्रकार से जब ये धीरे धीरे सूर्य उत्तरायण होता है, कहाँ की तरफ, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तर की दिशा में जब किसी एक स्थान विशेष पर जब वहां की जो है वायु गर्म हो जाती है, एक स्थान की विशेष की हम बात कर रहे हैं, वहां की वायु गर्म हो जाती है और वो वायु ऊपर उठ जाती है। हम लोगों ने पढ़ा है वायु ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठने के बाद वहां पर कैसा क्षेत्र बनता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। जब वहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र एक स्थान पे बन गया और उसके बाद जो बाहर की हवाएं हैं बहुत ही तेजी के साथ अंदर की तरफ आ रही हैं, जब अंदर की तरफ आ रही हैं तो वायु इसको क्या करते हैं, जो गर्म वायु उसको फिर ऊपर की तरफ ढकेलती है। इस तरीके से एक चक्कर के रूप में यहाँ पर चक्रीय निर्माण हो जाता है। जैसे हमने कहा एक इस तरीके से चक्रीय निर्माण होता चला जाता है। जब यहाँ पर एक स्थान पर चक्रीय निर्माण होता चला जाता है मित्रों, इसी को कहते हैं चक्रवात। इस चक्रवात में जो मित्रों यहाँ केंद्र में जो है वो होता है निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब जिसको लो प्रेशर कहते हैं।
और जो बाहर होता है मित्रों उसे कहते हैं हाई प्रेशर या उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब। अब आप समझ सकते हैं कि हमेशा हमेशा पवनें किधर चलती हैं, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। इसका मतलब कि यहाँ पर जो है जो केंद्र में जो है निम्न प्रेशर है, इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, ये जो है केंद्र है, केंद्र में लो प्रेशर है और बाहर जो है यहाँ पर हाई प्रेशर है। तो इसका मतलब जो हवाएं चल रही हैं कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ जा रही हैं, अंदर की तरफ तो जा रही हैं मित्रों, लेकिन साथ ही साथ वहां पर एक तरीके से घूर्णन कर रही हैं। अगर घूर्णन कर रही है, मूवमेंट हो रहा है वहां पर, तो एक चक्रीय रूप बन रहा है, उसी को कहते हैं चक्रवात। लेकिन प्रश्न यहाँ बनता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात बनते हैं उनकी दिशा क्या होती है। हम लोगों ने पढ़ा है कोरियालिस बल, कोरियालिस बल के कारण जो है क्या होता है, दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है, जिसका सबसे पहले अध्ययन किया था फेरल ने। तो फेरल का नियम यहाँ भी होता है कि वायु है अपनी दाहिनी तरफ चली जाती है, तो दाहिनी तरफ जाने के कारण यहाँ पर एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, क्या कहते हैं, एंटी क्लॉक। अगर इस तरीके से चलता तो क्लॉकवाइज, लेकिन वायु इस तरीके से चल रही है, क्या कहते हैं इसको, वामावर्त। तो एंटी क्लॉकवाइज, इसकी दिशा क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको कहते हैं वामावर्त। दिशा क्या होती है, चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज मित्रों। ठीक इसी प्रकार से हम लोग चक्रवात के बारे में भी पढ़ते चलते हैं। देखिए जो चक्रवात है इसका ठीक उल्टा प्रतिचक्रवात है। अगर कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रतिचक्रवात बन रहा है मित्रों, तो जो केंद्र का जो है वायुदाब होगा वहां पर हाई प्रेशर होगा और बाहर जो है वो लो प्रेशर होगा। बाहर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। अब देखिए इसका उल्टा हमने बात की, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पर कैसा घूम रहा है, ये जो है इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम रहा है। किस तरीके से, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ जो वायु मित्रों वो बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ, जब केंद्र से बाहर की तरफ वायु जाएगी इस तरीके से, तो इसका मतलब फैलाव अधिक होगा। जब फैलाव अधिक होगा किसका, देखिए हाई प्रेशर यहाँ पर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वायु वो शीतल है, ठंडी है। तो इस तरीके से जब वायु का फैलाव हो जाएगा, सब जगह जो है वायु उच्च वायुदाब बन जाएगा, अर्थात सब जगह की वायु शीतल हो जाएगी, तो मौसम कैसा होगा, साफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैसा होगा, इस चक्रवात के कारण जो बाहर की वायु अंदर की तरफ आ रही है निम्न वायुदाब होने के कारण, तो यहाँ चक्रवात उत्पन्न होता है। आप सिंपल सी भाषा में ये समझिए, जो गांव में कहते हैं बवंडर, बवंडर, हाँ इसी का जो है एक छोटा रूप है। आप देख सकते हैं वहां पर जो है बीच में या केंद्र में जो है निम्न वायुदाब रहता है और बाहर जो है उच्च वायुदाब रहता है। अपने स्थान पर घूर्णन करने के अलावा एक दूसरे स्थान पर भी गति करती रहती है। ठीक उसी प्रकार से ये चक्रवात भी होता है। तो यहाँ से आपको याद रखा है उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात की दिशा होती है और यहाँ जो है चक्रवात, प्रति चक्रवात की जो है वो क्लॉकवाइज दिशा होती है। अब देख लेते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में क्या स्थिति बनती है। देखिए मित्रों ये दक्षिणी गोलार्ध की बात हम कर रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, जो वायु की दिशा है वो अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से निर्धारण होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से निर्धारण होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो चक्रवात की दिशा होगी वो चक्रवात की दिशा, यहाँ भी लो प्रेशर ही रहेगा केंद्र में और बाहर हाई प्रेशर, लेकिन जो दिशा होगी मित्रों वो दिशा होगी दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, जिसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो चक्रवात है दक्षिणी गोलार्ध में बनता है उसको क्लॉकवाइज उसकी दिशा होती है, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका हम देख लेते हैं जो यहाँ पर है, कहाँ पर प्रति चक्रवात बनता है। तो जो प्रति चक्रवात है मित्रों कुछ इस तरीके से चलेगा। जब इस तरीके से चलने का मतलब जो प्रति चक्रवात है ठीक इसका उल्टा ही रहेगा। इसमें देखते हैं हम लोग तो हाई प्रेशर आता है केंद्र और बाहर में लो प्रेशर। तो केंद्र से बाहर की तरफ, मगर किस तरीके से देख सकते हैं आप, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है।
अब इसको कह सकते हैं आप वामावर्त। प्रति चक्रवात जो है दक्षिणी गोलार्ध में किस तरीके से चलता है प्रति चक्रवात, ये प्रति चक्रवात की बात हम कर रहे हैं मित्रों, प्रति चक्रवात। ये प्रति चक्रवात है उत्तरी गोलार्ध में और ये प्रति चक्रवात है दक्षिणी गोलार्ध की बात हम कर रहे हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में किस तरीके से वामावर्त, और यहाँ पर देख रहे हैं क्लॉकवाइज चल रहा है, जिसका मतलब ये क्या है दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त या फिर क्लॉकवाइज इसको कहते हैं, क्लॉकवाइज। और ये क्या है मित्रों, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब चक्रवात होता है तो चक्रवात जलवायु और मौसम के निर्धारण में जो है ये दर्शाता है कि मौसम और जलवायु कि किसी कभी न कभी चक्रवात के द्वारा तेज वर्षा हो जाती है, बौछार के साथ तेज बारिश हो जाती है, और वही जब बारिश होती है तो उसी एक रूप से एक मौसम बन जाता है। मौसम जब दीर्घकालिक अवस्था में हो जाती है तो उसी को जलवायु कहते हैं। लेकिन जो प्रति चक्रवात है मित्रों, ये प्रति चक्रवात साफ मौसम को दर्शाता है। तो इस तरीके से ये चक्रवात वाली बात रही। लेकिन अगर हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में रह रहे हैं मित्रों, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो चक्रवात होते हैं वो दो रूपों में होते हैं। चक्रवात दो रूपों में होते हैं। इसको समझते हैं कि जो दो रूपों में होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। देखिए, अगर चक्रवात की बात करें, चक्रवात ये दो रूपों में होता है। एक तो होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखिए मित्रों, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, अगर इसको हम मान लेते हैं ग्लोब, तो बीचों बीच 0 डिग्री है। हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि जो यहाँ पर जो पवनें चलती हैं, व्यापारिक पवनें चलती हैं। कौन सी पवनें चलती हैं? व्यापारिक पवनें चलती हैं। ये व्यापारिक पवनें कुछ इस दिशा में दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ऐसे चलती हैं और जो है उत्तरी गोलार्ध में इस तरीके से चलती हैं। तो इसके कारण जब दोनों राशियां, कहने का मतलब वायु राशि इस तरीके से व्यापारिक पवनें आपस में आकर के यहाँ पर मिलती हैं, कहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश, यहाँ का तापमान भी अधिक है। तो मिलने के बाद यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है और हमारी कुछ तरीके से उठ जाती हैं, एक वाताग्र का निर्माण हो जाने के कारण यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं ITCZ का निर्माण हो जाता है। ये ITCZ क्या है, कल हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में कि ये क्षेत्र जो बन जाता है उसको डोलड्रम या शांत कटिबंध कहते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जो बन जाता है वो ITCZ बन जाता है। यानी कहने का मतलब है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कहने का मतलब उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अभिसरण क्षेत्र है ये मित्रों, अपसरण क्षेत्र नहीं है। अब देखिए अभिसरण हो रहा है, अंदर की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर अभिसरण क्षेत्र बन जा रहा है, इसी को कहते हैं ITCZ। तो मित्रों, जो उष्ण कटिबंधीय है वो 5 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये चलती है। जब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 5 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री के मध्य जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात चलते हैं दोनों गोलार्धों में। आप बात करें उत्तरी और दक्षिणी में। तो और दूसरा जो शीतोष्ण होता है मित्रों, वो शीतोष्ण में देख लीजिए कि यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था 30 डिग्री से अक्षांश पर, 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के मध्य, 30 से लेकर के 60 के मध्य जो है कुछ इस तरीके से वायु चलती है। जब इस तरीके से वायु चलती है तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो चक्रवात उत्पन्न होगा वो शीतोष्ण जो है चक्रवात होगा। इसको कह सकते हैं 30 से लेकर के 60 के मध्य, 30 से लेकर के 60 के मध्य जो है वो यहाँ पर चक्रवात चलता है। तो इसका उत्पन्न होने का कारण क्या है मित्रों? इसके लिए कौन सा, ये व्यापारिक पवनें हैं, इसके लिए पछुआ पवन जिम्मेदार है, पछुआ पवन जिम्मेदार है। देखिए मित्रों, ये जो है चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब देखिए हम लोग ये देख लेते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में चक्रवात कैसा बनता है। हम लोग भारत में रह रहे हैं तो ये कुछ तरीके से भारत का नक्शा बना लेते हैं टेम्पररी रूप से। तो ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और ये क्या है, अरब सागर है।
ये अरब सागर है, ये तो हिंद महासागर। अगर इसको इक्वेटर मान लेते हैं मित्रों, ये इक्वेटर हो गया, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ तापमान अधिक रहता है, तो इससे पहले वाले वीडियो में बताते हैं 21 मार्च को यहाँ पर सूर्य लंबवत चमकता है, दिन रात बराबर होते हैं। तो जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, क्योंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, मई यहाँ पर मार्च, अप्रैल, मई, जून में जो है 21 जून को, कहने का मतलब जो है जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरी है, इस पर जो है सूर्य सीधा चमकता है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरी है। तो 21 जून को देखेंगे तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर बन जाता है, इस क्षेत्र में हाई टेम्परेचर बन जाता है। जब हाई टेम्परेचर का मतलब हुआ कि तापमान अधिक हो जाता है, वायु गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी, तो कैसा होगा, लो प्रेशर का निर्माण होगा। जब लो प्रेशर का निर्माण होगा तो बाहर की वायु यहाँ आएगी, है ना, तो बाहर की वायु यहाँ आएगी। हमने बात किया था कि ये जो कुछ इस तरीके से वायु चल रही थी, अभी हमने बात किया कि व्यापारिक पवनें वो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध, ये तो दक्षिणी गोलार्ध है, जब दक्षिणी गोलार्ध आती हैं तो कोरियर्स बल के कारण इनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अगर ITCZ का निर्माण यहाँ हो रहा है, अर्थात यहाँ पर शांत जो रंध्र है, जो डोलड्रम है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है, इनकी स्थिति भी बदल दी जाएगी। अगर यहाँ मान लेते हैं अप्रैल के महीने तक यहाँ पर स्थिति है, तो मित्रों ये जो ITCZ है या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्यों बन जाएगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो समुद्र है, यहाँ अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, लेकिन जो धरातल है वो जल की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, तो ये क्षेत्र और आगे बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जब पहुँचेंगे तो आप मई के आसपास, तो ये वाला क्षेत्र मित्रों वो और अधिक उठ जाता है, ये कारण है। तो यहाँ पर जब पहुँचते पहुँचते आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहने का मतलब सूर्य उत्तरायण हो रहा है। जब सूर्य उत्तरायण हो रहा है तो जो अब तक वायु जो चल रही थी वो कैसे चल रही थी, तिब्बत का पठार, हिमालय, यहाँ जो है क्योंकि दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहा है, तो वायु अब तक तो चल रही थी कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की तरफ, या कहते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चल रही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। लेकिन ये वायु आपस में मिलने के कारण जब ये गर्म वायु पहुंची और यहाँ पर जो है निम्न वायु दाब का क्षेत्र बना, कहाँ पर, अरब सागर में, और उसके बाद ये जो है उच्च दाब क्षेत्र आने के बाद यहाँ दोनों का मिलन हुआ, तो यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न हुआ। चक्रवात उत्पन्न होने के बाद ये चक्रवात धीरे धीरे यहाँ पर उड़ीसा में दस्तक देता है। सबसे पहले उड़ीसा के बाद धीरे धीरे ये यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता, धीरे धीरे उसकी आर्द्रता समाप्त हो जाती है। तो अक्सर करके जो ये तटीय इलाके हैं मित्रों, यहाँ पर वर्षा अधिक हो जाती है, चक्रवातों के कारण काफी नुकसान हो जाता है। ठीक अरब सागर में देखें एक बात, हमेशा चक्रवात जो है वो जो है पूर्वी तट पे बनते हैं। कहाँ पर, पूर्वी क्षेत्र में बना करते हैं। वो क्यों मित्रों, देखिए जब पूर्वी क्षेत्र पर बनेंगे, क्योंकि इनकी गति देखते हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज है, जब इस तरीके से गति करेंगे तो अपने कहाँ भागेंगे, बाएं तरफ जाएंगे। अगर यहाँ पर चक्रवात बनता है वो भी बाएं तरफ, इसीलिए कहा जाता है कि चक्रवात हमेशा पूर्वी क्षेत्र में बनते हैं महाद्वीपों के। तो कभी कभार तो यहाँ जो चक्रवात बनता है अरब सागर में, इसको अरब सागर, ये भी आप देखेंगे अरब के जो है ये पूर्व में है, अरब के जो है पूर्व में, लेकिन इसको तो जाना चाहिए लो प्रेशर की तरफ इधर अरब के क्षेत्र में, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अपने यहाँ थार का मरुस्थल है, ये जून के महीने में बहुत अधिक गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर गर्म हो जाने के लो प्रेशर बन जाता है, तो ये कुछ इस तरीके से घूर्णन करती हुई चक्रवात यहाँ तक पहुँच जाते हैं थार के मरुस्थल में, जो राजस्थान या फिर गुजरात का क्षेत्र, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। क्या, ये जो अरब सागर से गुजरने वाला चक्रवात। तो मित्रों कह सकते हैं कि मार्च के बाद जो है, जून से पहले मार्च के बाद अप्रैल या मई में जो है चक्रवात आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। अभी देखिए मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि आज के दिन, आज से 24 घंटे बाद
एक जो है निम्न लो प्रेशर का क्षेत्र बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, वहाँ चक्रवात आने की संभावना है। तो अगले 1 या 2 दिनों में यहाँ पर एक चक्रवात देखने को मिलेगा और हल्की फुल्की बौछारों के साथ बारिश होने की संभावना है। वो किसके कारण है मित्रों? वो कारण है ये जो है चक्रवात के कारण। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पर इलाका बनता है ITCJ यानी कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो इस तरीके से हमने देखा मित्रों कि ये चक्रवात है। चक्रवात से बहुत अधिक ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न पूछने का सिंपल तरीका, उत्तरी गोलार्ध किस तरीके से चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध किस तरीके से चलती हैं, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चलती हैं वो कौन से होते हैं, और शीतोष्ण में चलते हैं वो कौन से होते हैं। शीतोष्ण की हमने बात किया 30 से 65-60 के मध्य में, और 5 से 15 के मध्य में उष्णकटिबंधीय, क्योंकि उष्णता सबसे ज्यादा यहाँ है, यहाँ उष्णकटिबंधीय, उसके बाद ऊपर जाएंगे शीतोष्ण, तो शीतोष्ण चलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने मित्रों देखा चक्रवात और प्रतिचक्रवात। तो चक्रवात को जो है अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में अगर चक्रवात, भारत में जो है क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, ये देश का नाम है, और यहाँ पर चक्रवात का नाम तो हम देख लेते हैं। भारत में चक्रवात कहते हैं सबसे पहली बार, भारत में चक्रवात, ये चक्रवात भारत के नाम से। और हरिकेन एक नाम आता है, हरिकेन। हरिकेन जो है ये जो है कैरेबियन द्वीप, ये फिर पनामा वाले क्षेत्र में जो है, वहाँ पर आप देखेंगे मैक्सिको के आसपास, और एक तरीके से वहाँ के जो क्षेत्र हैं, पनामा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, कैरेबियन द्वीपों के पास हरिकेन नामक जो है, ये हरिकेन नामक चक्रवात चलता है, जिसको जो हरिकेन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद टाइफून जो है, क्या टाइफून जो है, टाइफून ये कहाँ, दक्षिणी चीन सागर में, कहाँ पर, दक्षिणी चीन सागर में चलती है, दक्षिणी चीन सागर में। उसके बाद में तो यूएसए में अगर देखा जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यहाँ पर जो है अमेरिका में टार्नेडो चक्रवात को टार्नेडो के नाम से जाना जाता है। यह सबसे ही विनाशकारी, क्या है, ये सबसे विनाशकारी है, बहुत ही प्रचंड यहाँ पर इसकी गति होती है। इसकी गति लगभग जो है 800 किलोमीटर प्रति घंटे। अब तक का सबसे तीव्र जो है चक्रवात टार्नेडो जो है माना गया है। और ये जो टार्नेडो कहाँ पर आता है, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि यूएसए में आता है। मित्रों ये अलग अलग देशों में है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में चक्रवात, कैरेबियन द्वीप में जो है हरिकेन, जो कि पनामा के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे हमने बात किया मैक्सिको, और उसके अलावा जो है एक अलग अलग से जो क्षेत्र हैं तटवर्ती पनामा के, उन पे जो है हरिकेन, उसके बाद दक्षिण चीन सागर में टाइफून, और संयुक्त राज्य अमेरिका में टार्नेडो। तो इस तरीके से हम लोगों मित्रों ने चक्रवात का अध्ययन किया, प्रतिचक्रवात का अध्ययन किया, चक्रवात को किन किन नामों से जाना जाता है, इस पर अध्ययन किया। तो वायुमंडल के तहत या कहें आप पर्यावरण के तहत एक और छोटा सा टॉपिक समाप्त हुआ मित्रों। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। ये वीडियो को पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। इसी कड़ी के साथ हम लोग जो है अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।